नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? मूव, मोटर या मोशन, या इसको हम गति भी कहते हैं। ठीक है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। देखिए, मनुष्य क्या होता है, स्वभाव से ही क्या एक क्रियाशील प्राणी होता है। वह सदा ही किसी न किसी कार्य में लगा रहता है और कोई ना कोई व्यवहार हमेशा करता रहता है, पर बिना प्रयोजन के वह कोई कार्य या व्यवहार नहीं करता। उसके कार्य करने का जो उद्देश्य होता है वो किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छा विद्यार्थी बड़े उत्साह से और लगन से पढ़ता है, वहीं दूसरा विद्यार्थी ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक अपने आप में सेल्फ मोटिवेट हो सकता है या दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित किया हो सकता है। एक अच्छा प्रतियोगी बड़े ही सुव्यवस्थित रूप से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। सोचिए क्यों? आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, अपना उदाहरण लीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक शिक्षक पद को पाने के लिए ये आपका उद्देश्य है। तो यह मोटिवेशन क्या है? शिक्षक पद को पाना, बिल्कुल। साथ में एक अच्छा नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, एक अच्छा पद मिलेगा। हमने यहाँ पे बात की थी कि जो मोटिवेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? लैटिन भाषा के शब्द से। तो सबसे पहले तो यही याद रखिए कि मोटिवेशन की जो उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के किस शब्द से होती है? तो ये मोटम शब्द से होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है वो होता है मूव, मोटर, मोशन या गति। कहाँ से? अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, चलिए मोटिवेशन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं के क्रम में लेते हैं स्किनर महोदय की परिभाषा। तो स्किनर महोदय ने क्या किया? ये कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो उन्होंने अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग माना है, मतलब सीखने का यानी कि लर्निंग को मोटिवेशन से कनेक्ट कर दिया। वहीं थॉमसन महोदय ने एक कथन दिया कि जो अभिप्रेरणा है ये छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। थॉमसन महोदय की जो परिभाषा है वो कहती है कि जो अभिप्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। चलिए और परिभाषाएं देखते हैं। यहाँ पे अगली परिभाषा है सोरेनसन महोदय की। तो ये परिभाषा देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है यानी कि मोटिवेशन लर्निंग का बेस है। एक परिभाषा स्किनर ने दी थी, लर्निंग और मोटिवेशन को कनेक्ट किया था। एक सोरेनसन ने दी है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार माना है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है गुड की। तो इन्होंने कहा है कि जो अभिप्रेरणा है कार्य को प्रारंभ करने, साथ में जारी रखने तथा उसे नियमित करने की प्रक्रिया है। देखिए समझिए, सबसे पहले गुड ने क्या कहा? सबसे अच्छी डेफिनेशन, किसी कार्य को आरंभ करना, साथ में उसको जारी रखना तथा उसे नियमित करने की प्रक्रिया अगर है तो वो मोटिवेशन है। वरना किसी कार्य को आप आज आरंभ कर देते हैं फिर आगे नहीं करते हैं तो वो मोटिवेशन की श्रेणी में नहीं आता है। आरंभ करने के संग जारी रखना और साथ में उसको नियमित करना यानी कि कंटिन्यू करना। चलिए और परिभाषाएं देख लेते हैं। एक परिभाषा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और अक्सर पूछी जाती है वो है ब्लेयर, जॉन्स तथा सिम्पसन की। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अभिप्रेरणा है वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं या निर्देशित होती हैं। देखिए क्या कहा है, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। चलिए नेक्स्ट परिभाषा चलते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा की ओर। इस परिभाषा को आप डाल लीजिए इम्पॉर्टेंट परिभाषा की श्रेणी में, वुडवर्थ की परिभाषा। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि निष्पत्ति मतलब कि अचीवमेंट वो बराबर है किसके? आप में योग्यता हो प्लस
आप मोटिवेटेड हो यानी कि अभिप्रेरित हो। अर्थात प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। योग्यता तथा प्रेरणा से ही निष्पत्ति संभव है। देखिए क्या कह रहा है, योग्यता तथा प्रेरणा से ही निष्पत्ति संभव है। तो शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं, निष्पत्ति अचीवमेंट बराबर होता है योग्यता और अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे अभिप्रेरणा के घटक। ये परीक्षा में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। एक घटक यहाँ पे हटा लेगा और पूछेगा कौन सा घटक इसमें से नहीं है, किसी और को डाल के पूछेगा कौन सा घटक नहीं है। तो ये 4 आपको याद होने चाहिए, एकदम लाइन से याद करने हैं आपको। अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा अभिप्रेरक। जिसमें मोटिवेशन के शुरू के जो 3 तत्व हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये लिए गए हैं हल के सिद्धांत से। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दें। अभिप्रेरणा के जो घटक हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक, इसमें से शुरू के जो 3 हैं ये लिए गए हैं हल के सिद्धांत से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आवश्यकता, सबसे पहला तत्व। तो आवश्यकता क्या है? प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत जैविक तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। आपकी, हमारी, सबकी होती हैं। तो उसमें से एक होती है जैविक आवश्यकता और एक होती है मनोसामाजिक आवश्यकताएं। तो देखिए जैविक आवश्यकताओं में क्या होता है, वो जिनके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते, जैसे भोजन, जल, हवा और आराम इत्यादि। और दूसरी तरफ होती हैं मनोसामाजिक आवश्यकताएं, जो हमें पानी होती हैं या हम उनको चाहते हैं कि हमें ये मिले। जैसे हमें सुरक्षा चाहिए समाज में, प्रेम चाहिए, धन चाहिए, सामाजिक स्वीकृति आदि ये हमें चाहिए होता है। तो ये होती हैं आवश्यकताएं 2 प्रकार की, जैविक आवश्यकताएं और मनोसामाजिक आवश्यकताएं। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्नोद क्या है। देखिए अंतर्नोद क्या होता है, अंतर्नोद को हम चालक भी कहते हैं। तो प्राणी की होती हैं आवश्यकताएं और वो आवश्यकताएं जन्म देती हैं अंतर्नोद को। अंतर्नोद क्या होता है, किसी आवश्यकता को पूरी करने या उसे दूर करने के लिए व्यवहार अथवा क्रिया करने के लिए क्रियाशील करता है। देखिए आवश्यकता कैसी होती है, मूलतः शारीरिक होती है, जबकि अंतर्नोद होता है व्यवहार से संबंधित। चलिए देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है। जैसे भोजन निसंदेह भूखे प्राणी के लिए क्या है, एक दैहिक आवश्यकता है जो उसमें भूख अंतर्नोद को जन्म देती है। तो भोजन क्या है, नीड है। तो ये जन्म क्या दे रही है आपके अंदर, एक भूख को जन्म दे रही है। और यह भूख जो है अंतर्नोद प्राणी को क्या करता है, भोजन की खोज के लिए क्रियाशील करता है। यानी कि आप हैं, आपको भोजन की नीड है, तो ये भोजन क्या है, आपकी नीड हो गई, आवश्यकता हो गई। पर आपको अंदर क्या महसूस हो रहा है, भूख। भूख क्या करेगी, आपको क्रियाशील करेगी। तो जो भूख है वो अंतर्नोद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवश्यकता अंतर्नोद के बाद हम समझते हैं प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव क्या होता है। देखिए प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव, जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है, ध्यान दीजिए, जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है उसे हम कहते हैं प्रोत्साहन। अतः प्रोत्साहन वह उद्दीपक है जो अंतर्नोद या अभिप्रेरक को जागृत करता है। देखिए प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन एक लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। देखिए उदाहरण समझिए आप, उदाहरण क्या है, अंतर्नोद से, देखिए अंतर्नोद को किससे संतुष्टि मिलती है, भोजन से। अंतर्नोद मतलब कि भूख, उसे संतुष्टि किससे मिलेगी, भोजन से। तो जो भूख है, अंतर्नोद जो भूख है, इसके लिए भोजन क्या काम करता है, वो करता है प्रोत्साहन का काम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे चौथा घटक है, यहाँ पे अभिप्रेरक यानी कि मोटिव्स। अभिप्रेरक जो शब्द है अति व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, तनाव आदि जैसे अनेक शब्द समाहित होते हैं। देखिए अभिप्रेरक को यहाँ पे 3 कार्य
करते हैं। सबसे पहला कार्य क्या करता है, ये क्या करता है, क्रिया को प्रारंभ करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, ये प्रेरक क्रियाओं को गति देते हैं। तीसरा कार्य करता है उद्देश्य प्राप्ति तक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखते हैं, वो कहलाते हैं मोटिव्स। पहला, क्रिया को प्रारंभ करेंगे, क्रिया को गति देंगे और उद्देश्य प्राप्ति तक इस क्रिया की निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ नोट कर सकते हैं हम। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, ये अर्जित लक्ष्यों को ही अभिप्रेरक कहते हैं। जो हम लक्ष्य अर्जित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोटिव्स। यहाँ पे स्पष्ट करें एक चीज़, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन तीनों परस्पर क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। 4 घटक में आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन तीनों परस्पर संबंधित होते हैं, एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपको नीड है किस चीज़ की, भोजन की, क्या हुआ अंतर्नोद, भूख हुआ, भूख में आपको इंसेंटिव क्या चाहिए जिससे आपकी भूख शांत हो, भोजन। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से परस्पर कैसे हैं, संबंधित। आप मोटिवेशन के अंदर सारी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और अगर हिलगार्ड की डेफिनेशन अगर आपने नहीं पढ़ी तो सब बेकार। देखिए हिलगार्ड की डेफिनेशन का सबसे पहला चीज़ उसको कहते क्या है, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन सूत्र। इसमें क्या होता है, देखिए अभिप्रेरणा को व्यक्त करते हुए उसने क्या लिखा है, आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्या करती है, प्राणी को क्रिया करने अथवा प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करती है। और प्रोत्साहन क्या होता है, प्रोत्साहन होता है बाह्य वातावरण की कोई विषय वस्तु या कोई वस्तु जो अवस्था की संतुष्टि करता है, तथा इसकी प्राप्ति के फलस्वरूप हमें क्या होता है, अंतर्नोद समाप्त हो जाता है। अब आपको ये डेफिनेशन लंबी लग रही होगी तो याद कीजिए, घटक हैं 4 घटक थे, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। तो लाइन से समझिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए ये आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। ठीक है, अब अंतर्नोद क्या है, अंतर्नोद है बढ़े हुए तनाव की स्थिति जो क्या करेगा, आपके प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करेगा या अग्रसर करेगा। अब क्या होगा, जब भूख लगेगी तो हमें क्या चाहिए, प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की वह वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्टि करता है। और जब हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो अंतर्नोद है यानी कि जो भूख होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये हिलगार्ड की डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए, आप याद करिए, रट लीजिए, और सबसे अच्छी चीज़ है आप उसको समझ लीजिए। लाइन से है, घटक थे आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, तो एक से रिलेटेड कराते चलिए। अब देखिए परीक्षा में पूछे जाते हैं अभिप्रेरक के प्रकार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किस अभिप्रेरक में कौन कौन से प्रकार दिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अब्राहम मैस्लो का। तो इन्होंने अभिप्रेरक के 2 प्रकार दिए, पहला दिया जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा दिया अर्जित अभिप्रेरक। अब जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक में कौन कौन से आते हैं, देखिए जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। और अर्जित अभिप्रेरक में क्या होता है, तो अर्जित अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक जो प्राणी अपने प्रयासों से उसको प्राप्त करता है, जैसे सामाजिक स्वीकृतियाँ, सम्मान, रुचि, प्रतिष्ठा, ये आपकी अर्जित अभिप्रेरक में है। चलिए आगे चलते हैं। थॉमसन महोदय ने अभिप्रेरक के कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने भी अभिप्रेरक के बताए हैं 2 प्रकार। आपको बस ये याद रखना है कितने बताए, तो थॉमसन ने भी 2 बताए हैं, एक कृत्रिम, एक स्वाभाविक। अब देखिए कृत्रिम में फिर वही हो जाएगा, कौन कौन से कृत्रिम, जो मनुष्य या मानव अर्जित करता है वो कृत्रिम, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सम्मान, सामाजिक स्वीकृतियाँ। और स्वाभाविक जो जन्म से रहती हैं, जैसे कौन कौन सी, भूख, प्यास, सुख, दुख, रोना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। अब महोदय आए मनोवैज्ञानिक गैरेट, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अभिप्रेरक के बता दिए 3 प्रकार, बस ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा, पहला जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। अब देखिए जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, जैविक अभिप्रेरक प्राणी की जैविक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम संवेगों को रखते हैं,
जैसे क्रोध, भय, प्रेम आदि को। तो जैविक अभिप्रेरक में क्या आएगा? संवेग। दूसरा है यहाँ पे सामाजिक अभिप्रेरक। तो सामाजिक अभिप्रेरक वही जैसे कि हमने अर्जित किया था, जैसे प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, संग्रह है। अब यहाँ पे एक है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे उसमें रचनात्मकता आ गई, यानी कि क्रिएटिविटी, उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर पलायनता है, ठीक है, ये आ गई आपके मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो गैरट के अनुसार जो मनो अभिप्रेरक हैं उसका वर्गीकरण किया है 3 प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा के अंदर हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं जो आपको सीटेट परीक्षा में अक्सर देखने को मिलती हैं। देखिए, पहला क्या है? व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। दूसरा, अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। कैसे? आप निष्क्रियता से पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हो जाएं एकदम से कि हाँ, इसे करने से आपको इंसेंटिव मिलेगा या आपको ये पद मिल जाएगा, तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। या आप इस समय पढ़ रहे हैं और आपको बता दिया जाए कि 1 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती है, तो आपके पढ़ने की जो स्पीड है, ऊर्जा है, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक या आंतरिक प्रक्रिया है। बिल्कुल याद कर लीजिए, पूछा जाए अगर अभिप्रेरणा क्या है, एक मनोशारीरिक या आंतरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरित क्रिया किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो वो क्रिया अभिप्रेरित क्रिया होगी नहीं, ठीक है। आपको शिक्षक भर्ती की आवश्यकता अगर है ही नहीं है तो आप ये सारा कोर्स क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है एक। तो अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत दिया है रिचर्ड सोलेमन ने। दूसरा है अभिप्रेरणा का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत जो दिया है हार्लो ने। तीसरा है अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत दिया है हर्जबर्ग ने। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्राइड ने, जहाँ पे आपको आगे फ्राइड का सिद्धांत जब हम लाएंगे तो बताएंगे ईद ईगो, सुपर ईगो और चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने, जिसको साधारणता बोलते हैं मांग का सिद्धांत। तो मैस्लो का मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट है ERG सिद्धांत। ERG सिद्धांत है एडल्फर का। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत। ध्यान दीजिए, अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत यह है कॉनरेड लॉरेंज ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याशा का सिद्धांत जो दिया है विक्टर ब्रूम ने। अब डालिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। याद रखिए, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, सहज प्रेरणा कटौती का सिद्धांत। तो ये दिया है लियोनार्ड हल ने। सिंपल बोल देते हैं यहाँ पे हल का सिद्धांत कौन सा है, जहाँ से ये आपका मोटिवेशन के शुरू के 3 तत्व लिए गए हैं। तो ये है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत या सहज प्रेरणा कटौती का हल के सिद्धांत। और एक आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है मैकडूगल ने। यहाँ पे एक चीज़ बताएं आपको, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बताई हैं 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, और 14 मूल प्रवृत्तियों के कुल 14 ही संवेग बताए गए हैं। तो इसको आप डालिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं हल की,
तो अभिप्रेरणा के जो तत्व दिए हैं, किल और खल ने अभिप्रेरणा के 4 तत्व बताए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आवश्यकता, जिसके अंतर्गत आता है भोजन। दूसरा है चालक या प्रणोद, या इसको हम अंतर्नोद कहते हैं, जिसके अंतर्गत आती है भूख। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, या उसको हम कहते हैं उत्तेजक, जैसे कि भोजन की प्राप्ति करना, ये प्रोत्साहन है, मिल जाना। और नेक्स्ट है सबलीकरण, यानी कि भोजन पाना आसान बनाना, किस तरीके से बना सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के तत्व अगर किल और खल के अनुसार पूछे जाएं तो वो है आवश्यकता, चालक या प्रणोद, नेक्स्ट प्रोत्साहन, और चौथा है सबलीकरण। चलिए अब हम देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण MCQ, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों की कुछ श्रृंखला। यहाँ पे आपके लिए पहला प्रश्न है, जो प्रेरकों का देखिए वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया था। तो मैस्लो के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो सही ढंग से निम्न में से कौन सा विकल्प है। पहला जन्मजात एवं स्वाभाविक, दूसरा जन्मजात एवं अर्जित, तीसरा जैविक एवं जन्मजात, या चौथा ये सभी। तो मैस्लो ने जो प्रेरक का वर्गीकरण किया था वो देखिए, वो तो किया था 2 प्रकार से, पर वो 2 कौन कौन से थे। तो वो था जन्मजात एवं अर्जित, यानी कि आंसर है आपका B। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। यहाँ पे एक शब्द आया भूख क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है A आवश्यकता, B अंतर्नोद, C प्रेरक, और D उद्देश्य। तो भूख क्या थी, तो भूख थी यहाँ पे अंतर्नोद, यानी कि आपका आंसर है B। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रेरणा है मोटिवेशन स्रोत निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है देखिए चालक, B आदत, C प्रेरक, और D उद्दीपन। तो कौन सा इसमें से तत्व है जो अभिप्रेरणा का मोटिवेशन का नहीं है। तो देखिए क्या नहीं है, आदत। क्या था, A आवश्यकता, B अंतर्नोद, C प्रोत्साहन, और D अभिप्रेरक। ये आपके 4 तत्व थे। देखिए नेक्स्ट है आपका, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये किसने कहा था। तो ये परिभाषा किसने कही थी। आपके पास ऑप्शन है A स्किनर, B वॉटसन, C क्रो एंड क्रो, और D थार्नडाइक। तो ध्यान दीजिए, स्किनर की परिभाषा थी, जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। तो कहा था स्किनर महोदय ने, यानी कि आपके पास ऑप्शन है A सही। देखिए नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है, किसने कहा है। A वॉटसन ने, B वैलेंटाइन ने, C सोरेनसन ने, D हरलॉक ने। तो बताइए अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने बताया है। तो अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार बताया है सोरेनसन महोदय ने, यानी कि ऑप्शन आपके पास है C सही विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, किसका, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का। तो ए ऑप्शन है प्यास, B सुरक्षा, C प्रतिष्ठा, D भूख। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर है C प्रतिष्ठा। ये होती है अर्जित, यानी कि एक तरीके से बोली जाए तो मनोसामाजिक के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे आपके लिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। आपके पास ऑप्शन है एडलर, B टिचनर, C मैस्लो, D वॉटसन। तो अभिप्रेरणा का जो मांग का सिद्धांत दिया था, तो मां से मांग, अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने, या कि आपके पास ऑप्शन आया C। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा। तो ऑप्शन है आपके पास फ्राइड, मैकडूगल,
कुर्ट लेविन या स्किनर। तो देखिए अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की है किसने? वो आपका आंसर है मैकडूगल, यानी कि बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिप्रेरणा को कहा गया है क्या? ये आपके पास ऑप्शन है सीखने का मुख्य कारक, बी सीखने का स्वर्ण पथ, सी अनिवार्य स्थिति और डी ये सभी। तो अभिप्रेरणा को क्या कहा गया है बताइए। तो कहा गया है अभिप्रेरणा को सीखने का मुख्य कारक, सीखने का स्वर्ण पथ और अनिवार्य स्थिति, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी। एक लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में मध्यांतर भोजन योजना प्रारंभ की, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो देखिए भारत सरकार ने क्या किया, एक विद्यालय में क्या करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में एक मिड डे मील योजना चल रही है। तो इस योजना का कौन सा सिद्धांत है जो इस योजना का समर्थन करता है? ए व्यवहारवादी, बी सांस्कृतिक, सी संज्ञानात्मक, डी मानवी। सोचिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी मानवी। देखिए वो इसलिए किया गया कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वहाँ पे उनको एक तरीके से इंसेंटिव दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, जिससे वो विद्यालय आएंगे, भोजन के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।